Hello guys, welcome back to our channel Part 8 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 71 आद्या की जान को खतरा। पूरे राजस्थान में हमारे आदमी फैला दो। जो करना है वो करिए, पर आद्या को कुछ नहीं होना चाहिए, कहकर फ़ोन काट देता है। उसने अभी फ़ोन काटा ही था कि एक बार फिर उसका फ़ोन बजता है। इस बार फ़ोन पुलिस का था। समर्थ जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर कहते हैं, नमस्ते हुकुम सा, मैं आपको कल से फ़ोन कर रहा था, पर आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो बात बहुत ज़रूरी और सीरियस है। कैसी बात? आप क्या कहना चाहते हैं? समर्थ की बेचैन दिल से कहता है। वो हुकुम सा, परसों रात को उर्वशी जेल से भाग गई है। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें डर है कि वो आपसे बदला लेने ना आ जाए। आप ज़रा ध्यान रखिए, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहकर फ़ोन काट देता है। वही उर्वशी के जेल से भाग जाने की बात सुनकर समर्थ का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। उर्वशी का जेल से भागना, आद्या का किडनैप होना, वो यही सब सोच रहा था। वहीं उसके साइड में खड़ा शुभम समर्थ की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ समर्थ? किसका फ़ोन था? तुम इतने परेशान क्यों हो? वो हमें आद्या को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, उनकी जान को खतरा है। उर्वशी जेल से भाग गई है। हमें लगता है उन्होंने ही आद्या को किडनैप किया है। हम और देर नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें कुछ भी कर सकती हैं। हमें जाना होगा, कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है। आज उसे सुबह से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पहले उसे लगा था शायद वो आद्या और त्रिशूल की सगाई हो रही है, इसलिए उसे ये बेचैनी हो रही है। पर अब उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और एक बार फिर उमंग को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ कुछ ही देर में उमंग फ़ोन उठाता है। समर्थ जल्दी से कहता है, हमारे आदमी हर जगह फैला दो। ध्यान रहे, जो भी गाड़ी राजस्थान से बाहर जाए उसे अच्छे से चेक करना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और आद्या के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें आप बता देना। कुछ भी मतलब कुछ भी, कहकर फ़ोन काट देता है। समर्थ अपने मन ही मन कहता है, इस बार आपको कुछ नहीं होने देंगे और ना ही दूर जाने देंगे। वो जैसे ही स्टार्ट करने को हुआ कि शुभम भी फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाता है और समर्थ की तरफ देखकर कहता है, मैं भी आता हूँ। समर्थ बस हाँ में हिला देता है और कार स्टार्ट कर देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो पूरे खाली सड़कों पर अपनी कार दौड़ा रहा था, पर उसे कुछ पता नहीं था आद्या कहाँ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल और वीर जी के भी आदमी पूरे राजस्थान में आद्या को ढूंढ रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर किसी को अभी तक कुछ नहीं पता चला था। आद्या को किडनैप हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे, पर किसी को कोई खबर नहीं थी। वो कहाँ है? समर्थ की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर बीतते समय के साथ उसकी जान कोई निकाल रहा हो। उसने अब गाड़ी एक पुल के पास रोक दी और कार से बाहर आ गया। वो पुल के ऊपर से बहते पानी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जितना पानी इस वक्त नदी में अशांत था, उतना ही वो अंदर से अशांत था। वो खुद से कहता है, कहाँ है आप? कैसे पहुँचे आप तक? ऐसी भी कैसी नाराज़गी है जो आप हमसे इतना दूर भाग रही है? कहकर उसके आंखों में अब तक ठहरे आंसू बह जाते हैं। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ये शुभम था। शुभम उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, बहुत बहादुर है। अगर उन्हें कुछ होगा तो हम नहीं जी पाएंगे। 2 बार खो चुके हैं उन्हें, कहकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं। नहीं समर्थ, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी आद्या के लिए। तुम कैसे भूल सकते हो? उर्वशी ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया है? तुम फिर उसे आद्या को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। शुभम समर्थ को समझाते हुए कहता है। शुभम बात सुनकर समर्थ की आंखों के आगे वो सब तैरने लगता है जो उसने अपने सपनों में देखा था। उसे आद्या की चिखे उसके आंसू दिखाई दे रही थी। वो अपने आंसू पोंछता है और कहता है,
सही कहा आपने, हम उन्हें फिर आद्या को चोट पहुंचाने नहीं देंगे। पर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? शुभम नासमझी से कहता है। इस पर समर्थ के आंखों के आगे वो फैक्ट्री आने लगती है जहां आद्या को पिछले जन्म में रखा था। समर्थ कुछ सोचकर कहता है, हमें पता है वो कहाँ है, कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। शुभम भी आकर उसके बाजू बैठ जाता है। समर्थ जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और उस फैक्ट्री की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ उस बंद पड़ी फैक्ट्री में आद्या बेहोश पड़ी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उसके दोनों हाथों को बांध रखा था। कुछ देर बाद आद्या को हल्का होश आ जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उसका सर घूम रहा था। वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। डॉट 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 फिर करीब 10 मिनट बाद फिर अपनी आंखें खोल देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह इस बार वो पूरे तरीके से होश में थी। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाती है। डॉट 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 और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो इस जगह को अच्छे से पहचानती थी। डॉट 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 पिछली जिंदगी में उसने अपने जिंदगी के आखिरी 6 महीने यही इसी फैक्ट्री में बिताए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह पर वो अब यहाँ कैसे आए? वो अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। डॉट 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 पर हाथ बहुत ज़्यादा कसकर बंधे हुए थे। पर बहुत देर के कोशिश के बाद वो रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह वो जल्दी से उठती है और इधर उधर देखती है। वहाँ कोई नहीं था। डॉट 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 अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। वो अभी मुश्किल से 5-6 कदम ही आगे बढ़ाई थी कि कोई तेजी से उसके सर पर लोहे की रॉड मार देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह वो रॉड उस इंसान ने उसके बाजू से मारी थी। इस वजह से आद्या का ध्यान नहीं गया था। रॉड बहुत जोर से और गुस्से में मारी थी। कुछ ही सेकंड्स में आद्या के सर से खून की धारा बहने लगती है। आद्या एक धड़ाम की आवाज़ नीचे गिर जाती है। पर वो अभी भी होश में थी। वो सामने खड़े इंसान को हैरानी से देखती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उर्वशी ही थी। आद्या का खून बहुत तेजी से बह रहा था। वो अपनी टूटी आवाज में कहती हैं, हाँ, हम वापस आ गए और इस बार आपको बचाने यहाँ कोई नहीं आ सकता। जान बन गई है ना आप राजवंशी परिवार की? तो फिर ठीक है, आज इस राजवंशी परिवार की जान को ही मार देते हैं। खासकर आनंद राजवंशी, वीर राजवंशी और उस समर्थ राजवंशी की तो अब हम उनसे उनकी जान ही छीन लेते हैं। कहकर अपने हाथ में पकड़ी गन आद्या पर तान देती है और आगे कहती हैं, उस राजवंशी परिवार ने हमसे हमारे बाबा छीने थे और हमें आपसी कोई दुश्मनी नहीं थी तब तक जब तक आप हमारे रास्ते में नहीं थी। क्या जरूरत थी आपको उस वीर को बचाने की? चुपचाप चली जाती समर्थ के जिंदगी से, पर नहीं। पर खैर अब हम भेज देते हैं हम आपको उनके और बाकी सबके जिंदगी से दूर। कहकर हंसने लगती है। आद्या उसकी तरफ देखकर अपनी टूटी आवाज में कहती हैं, समर्थ, आपको नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तब छोड़ेंगे जब हम बचेंगे। आज हम आपके साथ साथ खुद को भी खत्म कर देंगे। आज हम भी मरेंगे और अपने साथ राजवंशी परिवार की खुशियां भी ले जाएंगे। कहकर अपने हाथ में पकड़ी गन से आद्या पर गोली चला देती है। गोली जाकर आद्या के बाएं कंधे से नीचे लग जाती हैं। आद्या के आंखों से दर्द की वजह से आंसू बह जाते हैं। वहीं उर्वशी किसी पागल इंसान की तरफ हंसने लगती है और अपनी गन फेंक देती है। फिर वो वहीं रखे पेट्रोल उठाती है और पूरे फैक्ट्री में डाल देती है। ये देखकर दर्द से तड़प रही आद्या की आंखों के आगे अपनी पिछली जिंदगी की यादें तैरने लगती है। उसकी आंखों के कोनों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने मन ही मन कहता है, हमें आपकी जरूरत है समर्थ, हमें आपको देखना है, शायद आखिरी बार। हे महादेव, बस एक बार हमें हमारे समर्थ का चेहरा दिखा दीजिए। बस एक बार। आई लव यू समर्थ। वो अब बेहोश होने लगी थी। कुछ देर में आद्या बेहोश हो चुकी थी। उसके सर और कंधे से पानी की तरह खून बह रहा था। वहीं उर्वशी ने अब तक फैक्ट्री में आग लगा दी थी, पर वो वही किसी सनकी की तरह बैठी थी, जैसे उसे उस आग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। वो हंसते हुए कहती है,
देखिए बाबा, हमने राजवंशी परिवार की जान छीन ली, कहकर जोर जोर से हंसने लगी। आग बहुत फैल चुकी थी और हर तरफ अब धुआं ही धुआं था। धुएं की वजह से उर्वशी की हालत भी खराब हो गई थी, पर वो अभी बेहोश नहीं थी। लगभग 10 मिनट बाद वहां समर्थ की गाड़ी आकर रुकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ जल्दी से गाड़ी से उतर जाता और तेजी से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शुभम भी उसके पीछे ही था। समर्थ जैसे ही अंदर आता है, डॉट डॉट डॉट, उसका दिल धक सा रह जाता है। पूरी फैक्ट्री आग के जपेट में आ गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगता है जो उसने सपने में देखा था। वो जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाता है। फिर उसकी नज़र एक कोने में जाती है जहां आद्या बेहोश पड़ी थी। समर्थ जल्दी से उसकी तरफ दौड़ लगाता है। वो जब उसके पास पहुंचा तो आद्या की ये हालत देखकर उसकी सांसें गले में ही अटक गई थी। आज कितने दिनों बाद वो आद्या को देख रहा था, वो भी इस तरह इस हालात में। वो बदहवास सा आद्या को बाहों में लेता है और उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, आद्या, आंखें खोलिए आद्या, हमारी तरफ देखिए, देखिए हम आ गए हैं। प्लीज़ आद्या, आंखें खोलिए, कहकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। पर फिर उसे कुछ गिला महसूस होता है। वो अपने हाथों के नीचे देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब उसकी नज़र आद्या के सर पर लगी चोट और कंधे पर लगी गोली पर जाती है। ये देखकर वो और डर जाता है। वो अपनी धड़कनों को काबू करते हुए अपने कांपते हाथों से उसकी नब्ज़ चेक करता है। इस एक पल में वो सांस लेना भी भूल गया था। आद्या की नब्ज़ बहुत धीरे चल रही थी। आद्या की नब्ज़ चलता देख वो उसे गले लगा लेता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख कहता है, आद्या, आंखें खोलिए प्लीज़, बस एक बार, प्लीज़ प्लीज़, एक बार हमारी तरफ देखिए। कहते हुए उसकी आंखों से बहता एक आंसू आद्या के गाल पर जा गिरा, जिसकी छुबन से आद्या हल्की आंखें खोल समर्थ की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में आंसू थे। वो अपना हाथ समर्थ के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, समर्थ, आप आ गए। समर्थ बस नम आंखों से उसका हाथ अपने गालों पर रख हाँ में सर हिला देता है। इस पर आद्या अपने बहते आंसुओं के साथ कहती हैं, आई लाओ यू डॉट प्रिंस। प्रिंस कहते कहते उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी। वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। आद्या को फिर से बेहोश देख समर्थ उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, आद्या, आंखें खोलिए, देखिए हम आगे हैं। आद्या, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आंखें खोलिए, हम अभी आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, बस आप हमें छोड़कर मत जाए। तभी उसे उर्वशी की आवाज़ आती है, वो अब नहीं बच सकती, आप उसे नहीं बचा सकते, मर जाएगी वो अब आपके पास कभी वापस नहीं आएगी, कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी बातें सुनकर समर्थ गुस्से से कहता है, कुछ नहीं होगा उन्हें, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, पर आज आप जिंदा नहीं बचेगी, कहकर जमीन पर पड़ी गन जैसे ही उठाने को हुआ, पीछे से शुभम की आवाज़ आती है, नहीं समर्थ, इसे इसके गुनाहों की सज़ा कानून देगा, अभी हमें आद्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा। शुभम की बात सुनकर समर्थ को आद्या का ध्यान आता है। वो बिना वक्त गंवाए उसे अपनी गोद में उठाता है और बाहर चला जाता है। उसे जाता देख उर्वशी हंसते हुए कहती हैं, नहीं बचा पाओगे उसे, मर जाएगी वो, कहकर पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी बात सुनकर शुभम को भी बहुत गुस्सा आता है। उसने पुलिस को पहले ही यहाँ बुला लिया था, इसलिए अब तक पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी। शुभम गुस्से से कहता है, ले जाए इसे। इस पर उर्वशी कहती हैं, हमें जो करना था हम कर चुके हैं। राजवंशी परिवार की सारी खुशियां हम छीन चुके हैं, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, कहकर पागलों की तरह हंसने लगती है। शुभम जल्दी से बाहर जाता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। समर्थ पूरे रास्ते आद्या को अपनी बाहों में लेकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर 72 नई सुबह और नई रोशनी। शुभम जल्दी से बाहर जाता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है।
समर्थ पूरे रास्ते आद्या को अपनी बाहों में लेकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आज आद्या को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। वो उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, सुना आपने, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहकर उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। कुछ देर में वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शुभम ने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में कवर कर लिया था। समर्थ आद्या को अपने गोद में लिए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वो डॉक्टर को जोर जोर से आवाजें दे रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर वहां आ जाते हैं। आद्या की हालत अब तक बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर आद्या की हालत देखकर कहते हैं, नर्स जल्दी ओटी तैयार करो, इनकी हालत बहुत खराब है। फिर वो डॉक्टर समर्थ की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ आप इन्हें स्ट्रेचर पर लेट दीजिए। समर्थ जल्दी से डॉक्टर की बात मानते हुए आद्या को स्ट्रेचर पर लेटा देता है, पर उसने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। कुछ ही देर में आद्या ओटी के अंदर थी। समर्थ बाहर बेसुध सा खड़ा था। आज उसे सही मायनों में किसी को डर लग रहा था। अब तक शुभम भी अंदर आ चुका था। वो भी समर्थ के साथ खड़ा डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी उनके पास एक नर्स आती है और कहती हैं, आप लोगों ने अभी तक हॉस्पिटल फॉर्म नहीं भरा है, ये लीजिए, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। वो नर्स कहती हैं। कुछ देर बाद वो नर्स फॉर्म में डिटेल्स भरते हुए कहती हैं, पेशेंट आपकी कौन लगती है। नर्स का सवाल सुनकर समर्थ शांत हो जाता है। उसे कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। उसे खुद नहीं पता था आद्या के साथ अब उसका रिश्ता क्या है। वो कुछ जवाब देता उससे पहले ही पीछे से आवाज़ आती है, ये पेशेंट के हस्बैंड है। वो आवाज़ सुनकर सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे त्रिशूल और रक्षित दोनों खड़े थे। जवाब त्रिशूल ने दिया था। समर्थ कुछ कहता उससे पहले एक बार फिर त्रिशूल कहता है, ये उनके हस्बैंड है। समर्थ हैरान निगाहों से त्रिशूल की तरफ देख रहा था। तभी वो नर्स कहती हैं, सर प्लीज़ आप यहाँ पर साइन कीजिए, आपकी साइन के बिना ऑपरेशन नहीं होगा। समर्थ अभी भी हैरान नज़रों से त्रिशूल की तरफ देख रहा था। तभी त्रिशूल उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, समर्थ प्लीज़ आप पहले साइन कीजिए। त्रिशूल की बात सुनकर समर्थ अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो अपने कांपते हाथों से उस फॉर्म पर साइन करता है। नर्स फॉर्म लेकर वहां से जा चुकी थी, पर समर्थ अभी भी हैरान नज़रों से त्रिशूल की तरफ देख रहा था। तभी त्रिशूल उसकी तरफ अपना और आद्या का साइन किया कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाता है और कहता है, वो आपकी थी, आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेंगी। समर्थ हैरानी से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और फिर कहता है, ये सब बस एक डील थी। आद्या आपसे ही प्यार करती है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आद्या अपना वादा पूरा करने के लिए और मैं अपनी माँ के लिए एक नाटक कर रहे थे, और आज मैं आपको आपकी अमानत जो नाटक में ही सही जो मेरे पास थी वो आपको लौटा रहा हूँ। त्रिशूल समर्थ की तरफ देखकर कहता है। त्रिशूल की बात सुनकर समर्थ को आद्या की बात याद आती है, जो उसने बेहोश होने से पहले कही थी, आई लव यू। वो बात याद आते ही समर्थ के आंखें नम हो जाती है। वो त्रिशूल को गले लगा लेता है। त्रिशूल भी उसे गले लगाकर कहता है, अब जब वो ठीक हो जाएगी तो उन्हें खुद से दूर मत करना। समर्थ कहता है, थैंक यू। लगभग रात हो चुकी थी। लगभग रात के 8 बजे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं। अब तक वहां पर वीर जी, आनंद जी भी आ चुके थे। जाया जी को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्हें महल वापस भेज दिया था। समर्थ जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर वो आद्या, वो कैसी है? वो ठीक है ना? डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और कहते हैं, हमने उनके शरीर में से गोली निकाल दी है पर प्रॉब्लम वो नहीं है। एक्चुअली हुकुम सा उनका खून बहुत बह चुका है और उनके सर पर जो चोट आई है वो ब्रेन के बहुत करीब लगी थी। हम अगर सच कहे तो वो हमारे किसी भी ट्रीटमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर उन्होंने अगले 12 घंटे में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये 12 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। हम अभी उन्हें आईसीयू रूम में शिफ्ट कर रहे हैं।
कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर अभी तक हिम्मत बांधे खड़ा समर्थ अब सुन पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार आद्या का हंसता चेहरा आ रहा था। वो अपने आंसू छुपाते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। वो वहीं हॉस्पिटल के बाहर बने मंदिर में आ जाता है और अपनी खाली आंखों से वो महादेव की मूर्ति को देख रहा था। वो मूर्ति की तरफ देखकर कहता है, अगर उन्हें हमसे दूर करना ही था तो क्यों भेजा हमारी जिंदगी में वापस। वो हमसे नाराज थी, हमने आपसे कोई शिकायत नहीं की। वो हमरे अलग होना चाहती थी, हमने आपसे कोई शिकायत नहीं की, पर अब आप उन्हें हमसे दूर भेज रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? आपको उन्हें हमारे पास वापस भेजना ही होगा। तभी समर्थ को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पीछे देखता है तो वहां रक्षित खड़ा था। समर्थ रक्षित के गले लगते हुए कहता है, आप कहिए इनसे हमारी आद्या को वापस करे, कहिए ना। कुछ नहीं होगा उसे, समझे तुम? कुछ नहीं, तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा। उसे अभी तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। रक्षित समर्थ को समझाते हुए कहता है, सच में वो हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? समर्थ अपनी आंसू भरी आंखों से कहता है, हाँ वो कहीं नहीं जाएंगी, तुम्हारा प्यार उसे कहीं नहीं जाने देगा। रक्षित उसका चेहरा हाथ में लेकर कहता है। वो फिर कहता है, चलो अब उसे तुम्हारी जरूरत है। समर्थ अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने आंसू पोंछते हुए खड़ा होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर दोनों वापस हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अब तक आद्या को आईसीयू रूम में शिफ्ट करवा दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ अपने कांपते हाथों से रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर आद्या बेड पर किसी बेजान गुड़िया की तरह लेटी थी। उसकी नीली आंखें उसकी बंद पलकों में छुपी थी। उसका चेहरा पिला पड़ा था। समर्थ अपने भारी कदमों से आद्या के बेड की तरफ बढ़ता है। वो उसके पास बैठ जाता है। समर्थ आद्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमता है। उसकी आंखें नम थी। वो अपनी नम आंखों से कहता है, बदला ले रही है ना आप हमसे? हमने आपको तड़पाया इसलिए आप भी हमें तड़पा रही है ना? अगर आप सच में ऐसा कर रही है तो मत करिए, बहुत दर्द हो रहा है। आद्या का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, देखिए यहाँ, बिल्कुल यहाँ। आप नाराज हैं ना हमसे? तो आप हमें जो चाहें वो सजा दे दीजिए, पर बस हमें छोड़कर मत जाए प्लीज़। आप समर्थ पर भरोसा नहीं करना चाहती ना, तो फिर ठीक है, पर अपने प्रिंस पर तो भरोसा कर सकती हैं ना? वहीं दूसरी तरफ वीर जी महल वापस आ चुके थे। उनके हाथ में एक फोटो थी जिसमें 2 लोग थे। वो उस फोटो को देखकर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी अमानत को संभाल कर नहीं रख पाए। कहकर उनकी आंखों से एक बूंद आकर उस फोटो पर पड़ जाती है। सुबह के 4 बजे बज चुके थे। समर्थ आद्या के हाथ को अपने हाथ में लिए वही अपना सर रख सो रहा था। उसकी आंख लगे अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि उसे अपने हाथ में पकड़ा आद्या की हाथ की उंगलियां हिलती हुई महसूस हुई। वो जल्दी से अपना सर उठाकर देखता है तो आद्या को हल्का होश आ रहा था। समर्थ जल्दी से पास की बेल बजाकर डॉक्टर को बुलाता है और आद्या से बात करने की कोशिश करता है। समर्थ उसके चेहरे पर हाथ रख कहता है, आद्या आप ठीक है? आपको कहीं दर्द हो रहा है? आप ठीक है ना? तब तक डॉक्टर अंदर आ चुके थे। डॉक्टर आद्या को चेक करते हैं। आद्या अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर समर्थ की तरफ देखकर कहते हैं, वो अभी खतरे से बाहर है। मैंने अभी इंजेक्शन दिया है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चले जाते हैं। समर्थ फिर से आद्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो दूसरे हाथ से उसका सर सहला रहा था। अब उसे बस सुबह का इंतजार था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखते ही देखते सुबह के 7 बजे थे। आज की सुबह एक नई रोशनी लेकर आई थी। आद्या अपनी आंखें घिरे घिरे खोल रही थी। वो अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली थी। वो अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाती है। अब उसकी नज़र पास बैठे समर्थ पर जाती है। समर्थ उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ही सो रहा था। आद्या अपना दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके गाल को छूती है।
समर्थ को जैसे ही अपने गाल पर किसी की चुभन महसूस होती है, वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, तो आद्या को होश आ चुका था। चैप्टर 73 प्यार का इजहार। आद्या अपनी आंखें घिरे घिरे खोल रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली थी। वो अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाती है। डॉट डॉट डॉट। तभी उसकी नज़र पास बैठे समर्थ पर जाती है। समर्थ उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ही सो रहा था। आद्या अपना दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके गाल को छूती है। समर्थ को जैसे ही अपने गाल पर किसी की चुभन महसूस होती है, वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, तो आद्या को होश आ चुका था। आद्या समर्थ की तरफ ही देख रही थी। समर्थ आद्या को होश में देख वो पहले हैरान था, पर फिर अपने होश में आकर कहता है, आपको होश आ गया? आपको कहीं दर्द हो रहा है? फिर उसके चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहता है, आगे से ऐसा कभी मत करना, वरना सच में हम मर जाएंगे। कहकर उसे गले लगा लेता है। आद्या कोई जवाब नहीं देती, वो बस समर्थ की तरफ देख रही थी। आद्या को जवाब ना देता देख समर्थ कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है। उसे लगा आद्या अभी भी उससे नाराज हैं और उससे बात करना नहीं चाहती, इसलिए वो अभी कमरे से बाहर जा रहा था। समर्थ को कमरे से बाहर की तरफ जाता देख आद्या कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अब होश में आ चुकी है, इसलिए हम बाहर है। समर्थ भर आए गले से कहता है। तभी आद्या उसके हाथ की छोटी उंगली पकड़ लेती है और अपनी आंसू भरी आंखों से कहती हैं, आप हमें छोड़कर फिर से जा रहे हैं। इस वक्त समर्थ की आंखों में भी आंसू थे। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, आप यही चाहती हैं ना? आद्या उसकी बात को अनसुना करती है और कहती हैं, आप हमें भूल गए ना? आपने हमसे किया वादा भूल गए? आप हमें फिर से छोड़कर जा रहे हैं? प्रिंस कहकर उसकी आंखों में अब तक थम चुके आंसू बह जाते हैं। आद्या के मुंह से अपने लिए प्रिंस सुनकर समर्थ हैरानी से पीछे पलटकर देखता है। आद्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। समर्थ अपने कदम आद्या की तरफ बढ़ाता है। तभी आद्या रोते रोते कहती हैं, आप हमें भूल गए प्रिंस। आद्या के मुंह से अपने लिए प्रिंस सुनकर समर्थ अपने बहते आंसू रोकते हुए कहता है, आपको सब याद आ गया। कहकर वो उसके पास बैठ जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो रोते हुए कहता है, सॉरी प्रिंसेस, हमारी हर उस गलती के लिए सॉरी। आपको अकेले छोड़ने के लिए सॉरी प्रिंसेस। समर्थ के मुंह से प्रिंसेस सुनकर आद्या उसकी तरफ देखती है, तो समर्थ अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ हमें आप याद है। कहकर अपने जेब से वो कंगन निकालता है जो आद्या ने उसे बचपन में दिया था। वो हर वक्त इस कंगन को अपने साथ हमेशा रखता था। समर्थ आद्या की तरफ वो कंगन बढ़ाता है और कहता है, हम हमारी प्रिंसेस को कभी भूल ही नहीं सकते। हम आपसे जुड़ी हर चीज़ को, हर याद को हम कभी नहीं भूल सकते। आप हमारी जिंदगी है, हमारा प्यार है। आद्या हम आपको कैसे भूल सकते हैं? कहकर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। आद्या भी उसे गले लगाकर कहती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए समर्थ। हम शश हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आज जो किया वो कभी मत करिए, वरना सच में मर जाएंगे। आपके बिना अब हम कुछ नहीं है। आद्या कुछ नहीं, आपको हम कभी नहीं बता सकते आप हमारे लिए क्या हैं। कहकर उसे कसकर अपने बाहों में भर लेता है। तभी आद्या के मुंह से दर्द की वजह से आह निकलती है। उसके कंधे पर लगी गोली की वजह से वो अपना हाथ ज्यादा नहीं हिला पा रही थी। समर्थ जल्दी से आद्या से अलग होता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है, रुकिए हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। तभी आद्या अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर कहती हैं, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। पर फिर वो समर्थ के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसके आंसू भरी आंखों को चूमती है और कहती हैं, आपके इन आंसुओं से, जो हमारी वजह से है, हम आई एम सॉरी एंड आई लव यू समर्थ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। हमें आपके साथ अपनी जिंदगी बितानी है। हमने बहुत कोशिश की आपसे दूर जाने कहीं पर नहीं जा पाए।
आपसे नफरत करने की कोशिश करते करते खुद से नफरत कर रहे थे। हम आपके बिना नहीं रह सकते। आई लव यू सो मच कहकर अपना फोरहेड उसके फोरहेड से लगा लेती है। आज आद्या ने पहली बार अपने दिल के सारे जज्बात समर्थ के सामने रख दिए थे। समर्थ हैरान निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। समर्थ को चुप देख आद्या उसकी तरफ देखती है और कहती हैं, आप हमसे नाराज हैं। हमने आपको हर्ट किया इसलिए। अगर ऐसा है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, पर हमें खुद से दूर मत करिए प्लीज़। हम जानते हैं हमने आपका दिल। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, समर्थ उसे शांत कर देता है। समर्थ हल्के से अपने होंठों उसके होंठों से छू लेता है जिससे आद्या शांत हो जाती है। फिर अपना माथा उसके माथे से लगाकर कहता है, आई लव यू टू। हम आपसे नाराज नहीं है। ... बस हमें इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा है जिससे हम पिछले 15 सालों प्यार करते आए हैं... वो हमसे खुद आज अपने प्यार का इजहार कर रही है। बस ये सब हमें किसी सपने की तरह लग रहा है। हमारे लिए इस सब पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आपको पता है, हमने जब से बाबा को खोया था तब से हमें किसी को खोने का डर क्या होता है ये हमें पता ही नहीं था। पर कल जब हमने आपको उस हालत में देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारी सांसें किसी ने छीन ली हो। हम बहुत डर गए थे। आपको हमसे कितना भी नाराज होना है हो लेना, बस हमें खुद से दूर कभी मत करना वरना हम मर... वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले आद्या अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती है और कहती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अब हम भी आपके बिना नहीं जी सकते कहकर उसके गले लग जाती है। समर्थ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था। कुछ देर बाद समर्थ को कुछ अजीब लगता है। वो आद्या से अलग होता है तो आद्या अपनी अधखुली आंखों से उसे ही देख रही थी। आद्या को ऐसे देखकर समर्थ घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है, हम डॉक्टर को बुलाकर अभी आते हैं कहकर जैसे ही जाने को हुआ कि आद्या एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और नामे सर हिला देती है। समर्थ आद्या के गाल पर हाथ रख कहता है, बस डॉक्टर को बुलाकर अभी आते हैं। अब कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। पर आद्या फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। अब समर्थ वहीं उसके पास बैठ जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए वहां रखी घंटी बजा देता है। वो अब आद्या के सर को सहला रहा था। आद्या अभी भी बहुत कमज़ोर थी, इस वजह से बेड पर लेटते ही सो गई थी। कुछ देर में डॉक्टर कमरे में आते हैं। वो आद्या को चेक करते हुए कहते हैं, हुकुम सा, पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, बस कमज़ोरी अभी भी है, इस वजह से इन्हें कुछ दिन यही रखना होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि इनके हाथ की मूवमेंट कम हो। अभी मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, दोपहर तक होश में आ जाएगी कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद समर्थ आद्या के माथे को चूमता है और कहता है, थैंक यू हमारी जिंदगी में वापस आने के लिए। अब कहीं नहीं जाने देंगे आपको। फिर वो उठता है और खिड़की के पास जाकर अपने फ़ोन पर किसी को फ़ोन लगता है। कुछ देर में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी हुकुम सा, क्या खबर है? समर्थ अपने सीरियस टोन में कहता है, आज उन्हें सेंट्रल जेल शिफ्ट करने वाले हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है, आपको पता है आगे क्या करना है? समर्थ कहता है, जी हुकुम सा, काम हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, हम कहकर समर्थ फ़ोन काट देता है। फिर सोती हुई आद्या को देखकर मन ही मन कहता है, आपने हमारी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की है और आप सोच रही है हम आपको इतनी आसानी से जेल भेज देंगे। नहीं, आप भी उसी तरह तड़पेगी जिस तरह हमारी आद्या तड़पी है। उनके हर आंसू की जख्म की कीमत आपको चुकानी होगी। इस वक्त समर्थ के चेहरे पर गुस्सा था। दोपहर का वक्त हॉस्पिटल। आद्या की जब आंखें खुली तो वो कमरे में अकेली थी। वो इधर उधर देखती है तो कमरे में कोई नहीं था। वो समर्थ को आवाज़ देते हुए कहती हैं, समर्थ आप कहाँ हैं? पर समर्थ वहाँ नहीं था। वो सोच रही थी, समर्थ से कि उसकी बातें सच थी या उसका सपना।
वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि कमरे में सब आ जाते हैं। जाया जी जल्दी से आद्या के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। चैप्टर 74 हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दोपहर का वक्त हॉस्पिटल। आद्या की जब आंखें खुली तो वो कमरे में अकेली थी। वो इधर उधर देखती है तो कमरे में कोई नहीं था। वो समर्थ को आवाज देते हुए कहती हैं, समर्थ, आप कहाँ हैं? पर समर्थ वहाँ नहीं था। वो सोच रही थी, समर्थ से कि उसकी बातें सच थी या उसका सपना। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि कमरे में सब आ जाते हैं। जाया जी जल्दी से आद्या के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर उसका माथा चूमते हुए कहती हैं, ऐसा कौन करता है? जान निकल दी थी हम सब की। आगे से ऐसा किया ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये कहते वक्त जाया जी की आंखें नम थी। तभी त्रिशूल आद्या की तरफ देखकर कहता है, क्या आद्या, आपको अगर सगाई नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती। हम पहले ही मना कर देते। खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? त्रिशूल की बात सुनकर आद्या उसे घूरती है और फिर सोहम की तरफ देखकर कहती हैं, सोहम, आपको पता है ना क्या करना। इस पर सोहम अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, हाँ, रुको अभी सुधा आंटी को फ़ोन लगाता हूँ। हो गया तुम दोनों का। हमेशा मुझे माँ के नाम से ब्लैकमेल करते रहते हो। पता है अगर मैंने इन्हें कुछ कहा तो माँ हमें डांट देती है। त्रिशूल मुंह बनाते हुए कहता है। तभी शुभम आद्या की तरफ देखकर कहता है, तुम तो चुप ही रहो। हमेशा खुद को चोट लगवाती रहती हो। एक बार रुद्रक्षी को आने दो, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें बताते हैं। शुभम के मुंह से रुद्रक्षी के आने की बात सुनकर आद्या मुंह बनाते हुए कहती हैं, हमें नहीं लगता वो कभी वापस भी आएंगी। पिछले 6 महीने से वो यही कह रही है। एक बार उन्हें आने दीजिए, फिर एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे। सब उसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे, पर त्रिशूल के चेहरे के भाव रुद्रक्षी का नाम सुनकर बदल चुके थे। इस पर सोहम के अलावा किसी का ध्यान नहीं था। तभी कमरे में एक सख्त आवाज आती है। ये आवाज आनंद जी की थी। वो थोड़ा गुस्से से आद्या की तरफ देखकर कहते हैं, खामोश दादा सा आप। आद्या थोड़ा डरते हुए कहती हैं, हाँ, हम आपसे बात तो हम आपके ठीक होने के बाद करेंगे। फिलहाल आप आराम कीजिए। आनंद जी गुस्से से कहते हैं, आप हमसे गुस्सा है दादा सा। आद्या घबराते हुए कहती हैं, सिर्फ बाबा ही नहीं, आपसे हम भी गुस्सा है। वीर जी कहते हैं। उनकी बात सुनकर आद्या की आंखें नम हो जाती है। जाया जी आद्या की नम आंखें देखकर कहती हैं, अब आप दोनों बस भी कीजिए। देखिए पहले ही उनकी तबीयत खराब है और अब आप दोनों उन्हें रुला रहे हैं। और इन्होंने हम सबको इतना रुलाया है, उसका क्या पता है ना कितना डर गए थे हम। वीर जी नम आंखों से कहते हैं। तभी आद्या धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों से कान पकड़कर कहती हैं, सॉरी बाबा सा, दादा सा, माँ सा, आप सबको सॉरी। उसको ऐसे माफ़ी मांगते देखे आनंद जी पिघल जाते हैं और फिर सख्ती से कहते हैं, खबरदार अगर किसी ने हमारी बेटी को डांटा तो अब कोई आद्या को नहीं डांटेगा। फिर वो आद्या की तरफ देखकर कहते हैं, आद्या अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप आराम कीजिए, हम सब अभी जाते हैं। उनकी बात सुनकर सब एक एक करके रूम से बाहर चले जाते हैं। अब बस आद्या और जाया जी कमरे में थी। जाया जी आद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, अब आप आराम कीजिए, हम बाद में आते हैं। आद्या अपना सर हाँ में हिला देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जाया जी कमरे से बाहर चली जाती है। आद्या अब समर्थ का इंतजार कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए पर समर्थ अभी तक नहीं आया था। अब आद्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो बातें सुबह समर्थ से की थी वो उसका सपना था। वो जब से उठी थी तब से बस समर्थ को देखना चाहती थी। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। अब ये सब सोच सोच कर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेड से सर टिकाए हुए बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। कुछ देर बाद जब समर्थ वापस आता है तो आद्या के आंखों में आंसू देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से आद्या के पास जाकर कहता है, आद्या, आप रो क्यों रही है? आपको कहीं दर्द हो रहा है? आपको कुछ चाहिए? बोलिए आद्या।
आद्या बस रोए जा रही थी। अचानक वो रोते रोते समर्थ को गले लगा लेती है। आद्या को इस तरह रोता देख समर्थ के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। पर आद्या अभी भी रो रही थी और कसकर समर्थ को गले लगाए हुए थी। समर्थ भी अब आद्या को बाहों में भर लेता है और उसकी पिठ सहलाते हुए उस शांत कराने की कोशिश कर रहा था। अब वो आद्या से दूर होता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी भीगी पलकों को चूमता है और कहता है, क्या हुआ, आपको कहीं दर्द हो रहा है? आद्या अपना सर ना में हिलाती है। इस पर समर्थ उसकी आंखों में देखकर कहता है, तो फिर क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? हमें लगा आप फिर से हमें छोड़कर चले गए। आद्या सुबकते हुए कह रही थी। वो आगे कहती हैं, हम जब उठे तो आप यहाँ नहीं थे। हमें लगा आप फिर से हमें छोड़कर चले गए। आप कहाँ थे? समर्थ को आद्या को इस तरह से रोते देख बहुत बुरा लग रहा था। उससे भी बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि एक बार फिर आद्या के आंसुओं की वजह वो था। आद्या फिर कहती हैं, आप जब हमें कमरे में नहीं दिखे तो हमें लगा सुबह जो हमने बातें की वो सब एक सपना था। समर्थ को आद्या इस बात पर हंसी आ गई। वो आद्या के चेहरे के तरफ देखता है। ... आद्या के चेहरे पर अभी भले ही कमजोर थी, पर उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं आया था। ... रोने के वजह से उसकी आंखें और नाक लाल रंग ले चुकी थी। ... वो अभी भी सुबक रही थी। समर्थ आद्या के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो अभी बहुत क्यूट लग रही थी। समर्थ उसका चेहरा हाथ में पके ही उसे उप करता है और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। ये होते ही आद्या शांत हो जाती है। उसकी जिन आंखों में कुछ देर पहले आंसू थे, उन आंखों में अब हैरानी थी। समर्थ आद्या के होंठों पर प्यार से किस कर रहा था। कुछ पल बाद वो उससे अलग होता है और उसके माथे पर, उसकी आंखों पर और उसके दोनों गालों पर अपने होंठ रख देता है। फिर आद्या की आंखों में देखकर कहता है, हम आपसे वादा करते हैं, आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं, पर आगे से हमें इन आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। हम आपके हैं, आपके पास है। आपने कोई सपना नहीं देखा था और ना ही अब देख रही है। सच, आद्या उसकी आंखों में देखकर कहती है। हाँ सच, रुके, हम अभी आपको सबूत देते हैं। कहकर एक बार फिर आद्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आद्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद समर्थ उससे अलग होता है और फिर आद्या की तरफ देखता है। आद्या की पलकें शर्म से झुकी हुई थी। आद्या समर्थ को गले लगाकर कहती है, आप कहाँ चले गए थे? हमें लगा। कहकर उसकी आंखों में फिर से नमी तैर जाती है। समर्थ अपनी बाहें कसते हुए कहता है, आप सो रही थी, इसलिए बस एक जरूरी काम से बाहर गए थे। आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। अभी आप अपना रोना बंद कीजिए। कहकर उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से साफ करता है। वो आगे कहता है, आप अभी आराम कीजिए, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कहकर आद्या को लेटा देता है और खुद उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगता है। कुछ देर में आद्या सो चुकी थी। समर्थ आद्या का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। तभी उसकी नज़र आद्या के हथेली पर बने तिल पर जाती है। अब उसे आद्या की लेटर में कही बात याद आती है, अगर आपका दिल हमें पहचाने से इनकार करे तो हथेली पर बने तिल से पहचान लेना। समर्थ अब उसकी हथेली चूमता है और उसका सर सहलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल के घर पर त्रिशूल अपने कमरे में बैठा था। उसके दिमाग में बार बार रुद्रक्षी का नाम चल रहा था। तभी उसके साइड में सोहम आकर बैठ जाता है। सोहम उसकी तरफ बिना देखे कहता है, दुनिया में एक नाम के हजारों लोगों हैं। तू ज्यादा सोच मत, भूल जा अब वो सब। इतना आसान होता तो पहले ही भूल जाता। इतने सालों से कोशिश कर तो रहा हूँ। त्रिशूल सामने देखकर कहता है। चैप्टर 75 फर्स्ट शादी और एक सुकून। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल के घर पर त्रिशूल अपने कमरे में बैठा था। उसके दिमाग में बार बार रुद्रक्षी का नाम चल रहा था। तभी उसके साइड में सोहम आकर बैठ जाता है। सोहम उसकी तरफ बिना देखे कहता है, दुनिया में एक नाम के हजारों लोगों हैं। तू ज्यादा सोच मत, भूल जा अब वो सब। इतना आसान होता तो पहले ही भूल जाता।
इतने सालों से कोशिश कर तो रहा हूँ। त्रिशूल सामने देखकर कहता है, पर कभी ना कभी तो भूलना होगा ना। और अब आगे क्या सोचा है? आंटी को क्या कहोगे? पता है ना वो आद्या को कितना पसंद करती हैं। तो फिर तुमने क्यों ये सब किया? सोहम नाराजगी जताते हुए कहता है, वो समर्थ से प्यार करती है। और क्या तुमने नहीं देखा समर्थ उससे कितना प्यार करता है? मुझे मेरा प्यार नहीं मिला इसका मतलब ये तो नहीं मैं हर किसी से उसका प्यार छीन लूं। और वैसे भी वो दोनों पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। मैंने समर्थ के आंखों में भी वही प्यार देखा है जो मैंने आद्या के आंखों में देखा है। मैं माँ के लिए उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। त्रिशूल सोहम को समझाते हुए कहता है, पर अब अगर आंटी को पता चला तो तब क्या होगा ये तुमने सोचा है? सोहम त्रिशूल की तरफ देखकर कहता है, मैं उन्हें समझा दूंगा। खैर यह सब छोड़ो अब। त्रिशूल कहता है, रात का वक्त हॉस्पिटल। आद्या की जब आंखें खुली तब रात हो चुकी थी। वो बेड से उठने की कोशिश करती है पर हाथ में दर्द होने के वजह से नहीं उठ पाती। तभी अपने लैपटॉप पर काम कर रहे समर्थ की नज़र जैसे ही आद्या पर जाती है, वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे बैठने में मदद करते हुए कहता है, क्या कर रही है आप आद्या? डॉक्टर ने आपको अपना हाथ ज़्यादा हिलाने से मना किया है ना? तो फिर आप क्यों आप खुद से उठने की कोशिश कर रही थी? हमें बुला लिया होता, हम यही थे ना। खैर आपको कहीं दर्द हो रहा है? आद्या अपना सर ना में हिलाती है। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहती हैं, हमें पानी चाहिए। समर्थ टेबल पर से पानी के जग से पानी निकल कर देता है। फिर वो आद्या की तरफ देखकर कहता है, और कुछ चाहिए आपको? हमारी चैन जो हमने पहन रखी थी। आद्या अपने गले पर हाथ रख कहती हैं। तो समर्थ उसके पास बैठ जाता है। वो अपने जेब से चैन निकालकर उसके गले में पहना देता है। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, ये चैन तो हमारी है ना? हम जल्द ही ये आपसे वापस ले लेंगे। इस पर आद्या उसकी तरफ उदासी से देखकर कहती हैं, पर आपने कहा था ना, जब तक हम हमारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे तब तक ये चैन हमारे गले में रहेगी। हाँ, तो अब हम भी तो यही कह रहे थे। अब आपके गले में हम वो चैन नहीं हमारे नाम का मंगलसूत्र देखना चाहते हैं। आपको पहनाना चाहते हैं। समर्थ आद्या की आंखों में देखकर कहता है। आद्या हैरान नज़रों से समर्थ की तरफ देखती है। आद्या की आंखों में हैरानी देख समर्थ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है और फिर उसके माथे से अपना माथा लगाकर कहता है, हम आपके मांग में हमारे नाम का सिंदूर भरना चाहते हैं। आपके गले में हमारे नाम का मंगलसूत्र पहनाना चाहते हैं। आपके साथ 7 फेरे लेना चाहते हैं। क्या आप हमारी पुरानी गलतियों को भूलकर हमसे साथ फिर से शादी करेंगी? क्या आप फिर से राजस्थान की हुक्मरानी सा बनेंगी? क्या आप फिर से मिसेस आद्या समर्थ सिंह राजवंशी बनेंगी? ये सब कहते वक्त समर्थ की आंखों में आंसू झलक आए थे। पर आद्या के आंखों से तो आंसू बह रहे थे। आद्या अपने बहते आंसुओं के साथ समर्थ के गाल पर अपना एक हाथ रखती है और फिर शिकायती अंदाज में कहती हैं, हमने तो आपको कब का माफ़ कर दिया था, पर आप ही बिना कुछ सुने हमारे हाथों में डिवोर्स सर्टिफिकेट थमाकर चले गए। पता है आपको उस दिन हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे, पर आप आए ही नहीं। और जब दूसरे दिन आए तो बिना हमारी बात सुने हमारी हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट थमा दिया, जबकि हम आपसे ये कहना चाहते थे कि। आद्या कहते कहते रुक जाती है। आद्या को बात अधूरा छोड़ता देख समर्थ बेचैनी से कहता है, कि क्या आद्या, आप क्या कहना चाहती थी? बोलिए आद्या, हम सुनना चाहते हैं। आद्या अपनी झुकी पलकें उठाकर समर्थ की तरफ देखती है और उसके माथे से अपना माथा हटा लेती है। फिर वो समर्थ की आंखों को, उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, कि हम आपके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। हम हमारे रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। पर आपने तो बिना सुने ही सब कर दिया। इस पर समर्थ आद्या को अपने पास खींचकर उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, तो अब कर लीजिए नई शुरुआत। बोलिए आद्या, क्या आप फिर से नई शुरुआत करेंगी हमारे साथ? आद्या उसके चेहरे की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलते हुए कहती हैं, हाँ समर्थ, हम आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। हम आपसे फिर से शादी करेंगे।
हम रोज अपने मांग में आपके नाम का सिंदूर भरना चाहते हैं, पर पहले हमें यहाँ से जाना है। हमें यहाँ नहीं रहना। यहाँ दवाइयों की बदबू आती है और हमें यहाँ घुटन होती है। हमें नहीं रहना है यहाँ। बस कुछ दिनों ही बात है। एक बार आप ठीक हो जाएंगी फिर हम महल वापस चलेंगे। समर्थ उसे समझते हुए कहता है, नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है। देखिए, हम बिल्कुल ठीक है। कहकर वो बेड से नीचे खड़ी हो जाती है, पर कमजोरी के वजह से बैलेंस नहीं बना पाती और गिर जाती हैं। पर वक्त रहते समर्थ उसे संभाल लेता है। फिर वो उसे बाहों में उठाकर कहता है, देख लिया आपने, आप कितनी ठीक है। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए, आपको दवाइयाँ भी लेनी है। माँ ने महल से आपके लिए खाना भेजा है। ये कहते वक्त वो उसे वापस बेड पर बैठा देता है। फिर साइड टेबल से खाना निकालकर एक प्लेट में ले लेता है। वो एक निवाला आद्या की तरफ बढ़ता है, तो आद्या उसे रोक देती है और वो निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, आप भी खाए। समर्थ उसके हाथ से वो निवाला खाता है, फिर आद्या की तरफ दूसरा निवाला बढ़ाता है। कुछ देर बाद समर्थ आद्या को दवाइयाँ खिलाता है और फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, अब आप सो जाए। कहकर वो सोफे की तरफ बढ़ता है, तो आद्या उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, और आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? यही सो जाए। हम जानते हैं आपको सोफे पर नींद नहीं आती। आद्या की बात सुनकर समर्थ एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा, तो आपको पता है हमें सोफे पर नींद नहीं आती, तो आपको ये भी पता होगा हमें कहाँ नींद आती है। कहकर आद्या के बाजू में लेट जाता है और आद्या को अपनी बाहों में ले लेता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, हमें सुकून की नींद तो ऐसे ही आती है आपके पास। कहकर उसका माथा चूम लेता है। आद्या भी उसके सीने पर सर रख देती है। आज समर्थ को बहुत सुकून मिल रहा था। इससे पहले जब आद्या उसके बाहों में सोती थी, तब उसे पता नहीं होता था, पर आज वो अपनी मर्जी से उसके पास थी, उसके बाहों में सो रही थी। कुछ देर में आद्या दवाइयों के असर से सो चुकी थी, पर समर्थ अभी भी एकटक उसे ही देख रहा था। वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। समर्थ उसकी बंद पलकों को चूमता है और मन ही मन कहता है, आपके साथ की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर अब साथ मिला है तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपको ऐसे ही रखेंगे हमारे साथ, हमारे पास। फिर वो खिड़की से झांकते चांद की तरफ देखता है, जो कि उनकी तरह ही आज पूरा था। कुछ देर में वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। आज आद्या का हॉस्पिटल में आखिरी दिन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कल उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। इन 4 दिनों में समर्थ और आद्या ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश की थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, समर्थ आद्या का बहुत ख्याल रखता था, जिस वजह से वो जल्दी ठीक हो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज समर्थ सुबह सुबह कुछ काम से हॉस्पिटल के बाहर गया हुआ था। आद्या को उसने पहले ही बता दिया था कि उसे थोड़ा लेट होगा। वो अभी अपना काम खत्म कर हॉस्पिटल पहुंचा था। समर्थ अपने कदम आद्या के रूम की तरफ बढ़ा रहा था कि वो सामने से आते शख्स से टकरा जाता है। वो सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने 50 साल के उम्र का एक शख्स खड़ा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। समर्थ हैरानी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चैप्टर 76 मिस्टर अमर और आद्या। समर्थ अपने कदम आद्या के रूम की तरफ बढ़ा रहा था कि वो सामने से आते शख्स से टकरा जाता है। वो सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने 50 साल के उम्र का एक शख्स खड़ा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। समर्थ हैरानी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शख्स भी हैरान भावों से कहता है, आप। समर्थ जल्दी से उनके पैर छूता है, फिर उनके गले लग जाता है। कुछ पल बाद वो उनसे अलग होकर कहता है, ठाकुर अंकल, आप राजस्थान कब आए और यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप? अरे बस कितने सवाल, पहले सांस तो ले लीजिए, यहाँ नहीं कहीं बैठकर बात करे। वो शख्स कहता है, ये थे मिस्टर अमर ठाकुर, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन। समर्थ इन्हें अपने बाबा समान मानता है। समर्थ इन्हें तब से जानता है जब से वो लंदन गया था।
समर्थ अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ जरूर, चलिए कैफेटेरिया में चलते हैं। कुछ पल बाद समर्थ और मिस्टर अमर दोनों पर बैठे थे। समर्थ उनकी तरफ देखकर कहता है, तो कैसे है आप, और आप राजस्थान कब आए? हम ठीक है, बस पिछले हफ्ते ही राजस्थान आए हैं। मिस्टर अमर समर्थ की तरफ देखकर कहते हैं, तो आप हमसे मिले क्यों नहीं? आपको तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता होगा ना। और आंटी कैसी है? समर्थ कहता है, शायद आप नहीं जानते पर हमारा और राजस्थान का बहुत पुराना रिश्ता है। राजस्थान में ही हम पले बड़े हैं। बहुत कुछ दिया है राजस्थान ने हमें, पर उससे भी कीमती चीज छीनी है। मिस्टर अमर अपने में ही खोए हुए कहते हैं। समर्थ को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हम यहाँ आपकी आंटी को लेकर ही आए हैं। आपको तो उनकी हालत के बारे में पता है। खैर, हमने सुना है आप अब हुकुम सा बन गए हैं। मिस्टर अमर बात बदलते हुए कहते हैं, हाँ, कुछ महीनों पहले ही बने हैं। समर्थ मुस्कुराते हुए कहता है। मिस्टर अमर हैरानी से कहते हैं, वैसे आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? इस पर समर्थ उन्हें आद्या के बारे में बताता है। मिस्टर अमर सब सुनकर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ये वही है ना जिन्हें ढूंढने के लिए आपने हमारी मदद मांगी थी? अब कैसी है वो? हाँ, ये वही हैं। अब ठीक है, कल उन्हें डिस्चार्ज मिल रहा है। बहुत मुश्किल से हम मिल पाए हैं हम उनसे। समर्थ मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या आप हमें आपकी हुक्मरानी सा से नहीं मिलवाएंगे? हम भी देखना चाहते हैं आखिर क्या खास है उनमें जो उन्हें ढूंढते हुए आप मुंबई पहुंच गए। मिस्टर अमर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर चलिए, हमें पूरा यकीन है आप उनसे मिलेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। हमारी आद्या है ही ऐसी जो भी उनसे मिलता है वो उनसे प्यार करता है। समर्थ चलते हुए कहता है। कुछ देर में वो दोनों आद्या के रूम में पहुंच जाते हैं। आद्या जब समर्थ को देखती है तो नाराजगी भरे स्वर में कहती हैं, समर्थ कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है ना हम यहाँ अकेले बोर। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े मिस्टर अमर पर जाती है। मिस्टर अमर आद्या को ही देख रहे थे। उन्होंने अभी भी अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत सारे भाव थे। आद्या हैरान नज़रों से कभी समर्थ को तो कभी उन्हें देख रही थी। पता नहीं क्यों पर आद्या को उनसे जानी पहचानी वाइब्स आ रही थी। आद्या के चेहरे पर हैरानी देखकर समर्थ उसके पास जाता है और कहता है, आद्या, इनसे मिलिए, ये है ठाकुर अंकल, हम इन्हें लंदन में मिले थे। आद्या अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, नमस्ते मिस्टर अमर। बस एक टक आद्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अलग एहसास थे जो उनके किसी को नहीं दिख रहे थे। वो आद्या के पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ रख कहते हैं, सच में समर्थ बिल्कुल सही कह रहे थे। आपकी आद्या बहुत प्यारी है। जो मिले इनसे प्यार करे। सदा खुश रहो बेटा। समर्थ बस मुस्कुरा देता है। आद्या को मिस्टर अमर को देखकर एक अपनपन सा लग रहा था। कुछ देर बाद कर मिस्टर अमर वहां से चले जाते हैं। वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके गाड़ी के आगे पीछे दो गाड़ियां थीं। गाड़ी में बैठकर वो अपनी आंखों पर लगाया चश्मा उतार देते हैं। अब उनकी नीली आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी नीली आंखें नम थीं। उनकी आंखों में नमी देख फ्रंट सीट पर बैठा हुआ उनका असिस्टेंट कहता है, आप मिल उनसे? हाँ, हम मिले। वो बिल्कुल आपकी रानी सा की तरह दिखती है और उनकी आंखें बिल्कुल हमारी तरह है। हमारी तरह नीली। मिस्टर अमर कहते हैं, आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? उनका असिस्टेंट कहता है। इस पर मिस्टर अमर खिड़की से बाहर देखकर कहते हैं, अभी सही समय नहीं आया है। हम तो उसी में खुश हैं कि हम उनसे एक बार मिल पाए। फिर वो अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, हम वीर से मिलना चाहते हैं। जी, हम इंतजाम कर देंगे। वो असिस्टेंट कहता है। आधी रात का वक्त। आद्या समर्थ की बाहों में सो रही थी। उसके माथे पर पसीना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है। तभी वो अचानक जोर से चीखी, दाई माँ! वो अब उठकर बैठ गई थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी।
समर्थ भी आद्या की चीख सुनकर उठ चुका था। आद्या इस वक्त डर से कांप रही थी। समर्थ जल्दी से उसे गले लगाता है और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। आद्या ने डर की वजह से अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया हुआ था। चैप्टर 77 कनक। अधीरात का वक्त। आद्या समर्थ की बाहों में सो रही थी। उसके माथे पर पसीना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है। तभी वो अचानक जोर से चीखी, दाई माँ! वो अब उठकर बैठ गई थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ भी आद्या की चीख सुनकर उठ चुका था। आद्या इस वक्त डर से कांप रही थी। समर्थ जल्दी से उसे गले लगाता है और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। आद्या ने डर की वजह से अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया हुआ था। डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने समर्थ के शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। समर्थ उसका सर सहलाते हुए उसके सर पर किस करता रहा। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, शांत हो जाए आद्या, कुछ नहीं हुआ है। आद्या अपनी कांपती आवाज में कहती हैं। उन्होंने दाई माँ को मार दिया। समर्थ, वो अब हमें भी मार देंगे। समर्थ, हमें बचा लीजिए। समर्थ। आद्या का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। हम हैं ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप पहले रोना बंद कीजिए। कहकर उसके माथे पर किस करता है और आद्या को अपने बाहों में लिए लेट जाता है। वो अभी भी अपना सर समर्थ के सीने में छुपाए सिसक रही थी। समर्थ उसका सर सहला रहा था। कुछ देर बाद आद्या ऐसे ही समर्थ के सीने में अपना सर छुपाए सो जाती है। समर्थ एक नज़र आद्या को देखता है, फिर उसके बालों को चूमते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसके जेहन में बहुत सारे सवाल थे। वो पहले भी आद्या से पूछना चाहता था, पर वो उसकी तबीयत की वजह से नहीं पूछ पाया। उसे जानना था, आद्या आश्रम कैसे पहुंची, उसकी दाई माँ और उसका भाई श्लोक कहाँ है। ऐसे बहुत से सवाल उसके जेहन में थे, पर उसने अब सोच लिया था कि वो अब सच पता करके रहेगा। यही सब सोचते सोचते वो भी होश हो जाता है। अगली सुबह आद्या की नींद जब खुलती है, तब वो खुद को समर्थ की बाहों में देखती है। वो जैसे ही उठने को समर्थ अपनी बाहें कस लेता है। आद्या हकलाते हुए कहती हैं, आप उठ गए, नहीं अभी सोना है हमें। कहकर समर्थ एक नज़र उसे देखता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आद्या अपना हाथ ज़्यादा हिला नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने एक हाथ समर्थ के गाल पर रख कहती हैं, ठीक है, आप सो जाए, हम फ्रेश होते हैं, आज हमें महल वापस जाना है। इस पर समर्थ अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों को चूम लेता है। फिर कहता है, ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, तब तक हम कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। जाने से पहले हमें गुड मॉर्निंग कहिए। इस पर आद्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं। कहकर समर्थ पहले आद्या की आंखों को, फिर उसके गालों को और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। आद्या को समर्थ के किस में सिर्फ प्यार महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद समर्थ उससे अलग होता है और उसकी तरफ देखता है। इस वक्त आद्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। समर्थ धीरे से अपने होंठों को उसके कान के पास ले जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। समर्थ के मुंह से प्रिंसेस सुनकर आद्या अपनी आंखें खोल देती है और उसे देखने लगती है। समर्थ अब उसे अपनी बाहों से आज़ाद करता है और कहता है, जाए फ्रेश हो जाए, हमें महल भी जाना है, वहाँ सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आद्या आगे बढ़कर समर्थ के गाल को अपने होंठों से छूती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। बाहर खड़ा समर्थ मुस्कुराते हुए अपना हाथ गाल पर रख देता है। फिर वो भी कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आलिशान घर के एक रूम में एक औरत मशीनों से घिरी किसी बेजान गुड़िया की तरह बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकती थी। उसके सामने एक आदमी बैठा था। वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर अमर ठाकुर था। मिस्टर अमर उस औरत की तरह देखकर कहते हैं, कल हमने उन्हें देखा, बिल्कुल आपकी तरह है। वो
और आपको पता है उनकी आंखें बिल्कुल हमारी तरह है। नीली, आप अपनी प्रिंसेस से नहीं मिलेंगी। मिस्टर अमर की बात सुनकर उस औरत के आंखों के कोनों से आंसू बह जाते हैं। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। ये औरत मिस्टर अमर की पत्नी कनक ठाकुर थी, दिखने में बिल्कुल आद्या की कार्बन कॉपी। मिस्टर अमर उनके आंखों के आंसू साफ कर कहते हैं, अब तो उठ जाए, अब हमारी प्रिंसेस भी हमें मिल गई है। आप उन्हें नहीं देखना चाहती। आपको पता है वो अब राजस्थान की हुक्मरानी सा है, वीर की बहू। फिर वो उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, हाँ वही उस छोटे से समर्थ की पत्नी जो हमेशा उनके साथ खेलता था। मिस्टर अमर की बात सुनकर कनक जी के आंखों से फिर एक बार आंसू बह जाते हैं। वो अपनी पलकों को झपका रही थी, जैसे कहना चाहती हो, और भी कुछ बताए उनके बारे में, हमें जानना है वो कैसी है। मिस्टर अमर आगे कहते हैं, बहुत जल्द हम उन्हें आपके पास लाएंगे। अभी हमें पुराने हिसाब बराबर करने हैं। अभी आराम कीजिए, हम आते हैं। कहकर वो उठकर जाने लगे तो कनक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज उन्होंने 24 सालों में पहली बार अपनी आंखों के अलावा अपने शरीर के किसी हिस्से की हलचल ही थी। चैप्टर 78 एक दूसरे का साथ। मिस्टर अमर कनक जी का चेहरा हाथ में लेकर कहते हैं, बहुत जल्द हम उन्हें आपके पास लाएंगे। अभी हमें पुराने हिसाब बराबर करने हैं। अभी आराम कीजिए, हम आते हैं। कहकर वो उठकर जाने लगे तो कनक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज उन्होंने 24 सालों में पहली बार अपनी आंखों के अलावा अपने शरीर के किसी हिस्से की हलचल ही थी। अमर जी खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब नमी आ गई थी। वो अपने नम आंखों के साथ कहते हैं, आप, कनक आपने अपना हाथ हिलाया। कनक आप अपना हाथ हिला सकती है। उनकी बात सुनकर अब कनक जी का ध्यान अपने हाथ पर जाता है। वो अब अमर जी का हाथ छोड़ती है और अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करती है, पर वो अपना हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रही थी। कनक जी की आंखें भर आती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर फिर एक बार अमर जी की तरफ देखती है, जैसे कहना चाह रही हो, हाँ विक्रम, हम हमारा हाथ हिला सकते हैं। हम अपना हाथ हिला सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप नाम को लेकर कंफ्यूज्ड मत होना, इस बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कोष्टक। अमर जी नम आंखों से कहते हैं, हाँ आप अपना हाथ हिला पा रही है। देखिएगा आप एक दिन पूरी तरह से चल फिर पाएंगी। हमें पूरा विश्वास है आप हमारी प्रिंसेस से जब मिलेगी तब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी होंगी। अभी आप आराम कीजिए, हम तब तक डॉक्टर को बुलाते हैं। कनक जी अपनी पलकें झपकाते हुए हाँ में इशारा करती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ आद्या और समर्थ इस वक्त कार में थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या कार में बैठे बैठे ही सो गई थी। समर्थ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी नज़र जैसे ही सोती हुई आद्या पर जाती है, उसे कल रात की बात याद आती है। वो अब आद्या का सर सहलाने लगता है। वहीं आद्या दवाइयों की वजह से गहरी नींद में थी, इसलिए वो बस कसमसाए और फिर सो गई। सोते वक्त वो किसी बच्चे की तरह लग रही थी। समर्थ बस आद्या की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर बाद आद्या की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखती है। फिर उसकी नज़र समर्थ पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। आद्या उसकी तरफ देखकर कहती हैं, हम महल कब तक पहुँचेंगे? बस कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे। समर्थ कहता है। कुछ देर बाद आद्या और समर्थ महल के दरवाजे पर थे। वो अभी अंदर जा ही रहे थे कि जाया जी उन्हें दरवाजे रोक देती है। सब हैरानी और असमंजस के भाव से उन्हें देख रहे थे। तभी अंदर से रोहिणी आरती का थाल लेकर वहां आती है। जाया जी उसके हाथ से आरती का थाल लेकर आद्या और समर्थ की आरती उतारते हुए कहती हैं, आप इतने बड़े हादसे से वापस आई है, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहकर वो अपने आंखों से काजल आद्या के कान के पीछे लगा देती है। आद्या का खून ज्यादा बह गया था, इस वजह से को अभी भी कमजोरी थी। आद्या कुछ कदम ही चली थी कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। समर्थ उसे पकड़ लेता है। जाया जी भी उसके पास जाकर कहती हैं, संभाले आद्या,
आप गिर जाएंगे। आप ठीक है। आद्या अपने सर पर हाथ रखे कहती हैं। हाँ हम ठीक माँ सा हम ठीक है। बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा है। कुछ देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस पर समर्थ कहता है, चलिए पहले आप आराम कीजिए, बाकी बातें बाद में कर लीजिए। हाँ बेटा पहले आप आराम कीजिए, शांति जी कहती हैं। आद्या अपना सर हाँ में हिला देती हैं। इस पर जाया जी रोहिणी की तरफ देखकर कहती हैं, रोहिणी जाए, आद्या को रूम तक ले जाए। रोहिणी जल्दी से आगे आकर आद्या को सहारा देती है और कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पर इस बार भी आद्या 2 कदम ही चल पाती है। अब समर्थ आगे बढ़ता है और उसे गोद में उठा लेता है। आद्या की नज़रें शर्म से झुक जाती है। समर्थ जाया जी की तरफ देखकर कहता है, हम इन्हें रूम में छोड़कर आते हैं। तभी जाया जी समर्थ को रोकते हुए कहती हैं, रुके समर्थ। जाया जी की बात सुनकर समर्थ पीछे पलटता है। तो जाया जी वर्तिका की तरफ देखकर कहती हैं, वर्तिका आपने आद्या के लिए रूम तैयार करवा दिया है। जी मामी सा हमने रूम तैयार करवा दिया है। वर्तिका की बात सुनकर जाया जी समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, समर्थ आद्या को आप उनके कमरे में ले जाए, आपको वाटिका उनका कमरा दिखा देंगी। जाया जी की बात सुनकर समर्थ और आद्या के साथ साथ सब हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर जाया जी कहती हैं, आप सब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? आद्या अब समर्थ की पत्नी नहीं है, तो वो उनके कमरे में नहीं रह सकती, इसलिए हमने उनका कमरा तैयार करवा दिया है। पर माँ, समर्थ जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी जाया जी उसकी बात काटते हुए कहती हैं, समर्थ हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। आपके बाबा, दादा सा और हमने मिलकर तय किया है, अगर आप आद्या को और आद्या आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहती हैं, तो आप दोनों को। तो हमें क्या माँ? समर्थ बेसब्री से कहता है। तो आपको और आद्या को फिर से शादी करनी होगी, वो भी पूरी रस्मों रिवाज के साथ। तो अब आप बताइए, क्या आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं? जाया जी उन दोनों की तरफ देखकर कहती हैं। चैप्टर 79 आप आश्रम कैसे पैची? जाया जी समर्थ और आद्या की तरफ देखकर कहती हैं, तो आपको और आद्या को फिर से शादी करनी होगी, वो भी पूरी रस्मों रिवाज के साथ। तो अब आप बताइए, क्या आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं या नहीं? जाया जी उन दोनों की तरफ देखकर कहती हैं। उनकी बात सुनकर जहां दोनों हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाकी सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सबको पता था, समर्थ भी आद्या से प्यार करता है और आद्या की नाराज़गी भी दूर हो गई है। पर सब चाहते थे, वो दोनों सबके सामने एक दूसरे को अपना ले, अपने प्यार को कबूल करें। समर्थ और आद्या दोनों अभी भी चुप थे। उन्हें चुप देखकर जाया जी फिर कहती हैं, अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी आद्या और त्रिशूल। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, समर्थ झट से कहता है, हम आद्या से प्यार करते हैं और वो हमारी है, सिर्फ हमारी। आप जब कहेंगी, जहां कहेंगी, हम शादी करेंगे। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में और बातों में हल्का गुस्सा था। वो अब आद्या से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आद्या के साथ किसी और का नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बात पर जहां सबके चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं आद्या ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली थी। तभी जाया जी आगे कहती हैं, पर ये तो आपका फैसला है, हम आद्या के मुंह से भी ये सब सुनना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो हम भी समर्थ के साथ रहना चाहते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। आद्या जल्दी से कहती हैं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वहीं आद्या को जब एहसास होता है कि उसने सबके सामने क्या कहा है, तो शर्म से अपना चेहरा समर्थ के सीने में छुपा देती है। वहीं जाया जी अब उन दोनों के सामने जाती है और समर्थ के चेहरे पर एक हाथ रखकर कहा, हमें पता था आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हम चाहते थे ये बात आप दोनों सबके सामने कबूल करें। हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। फिर वो आद्या के सर को सहलाते हुए कहती हैं, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे।
जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आपको हमेशा के लिए समर्थ से बांध देंगे। समर्थ अभी आप जाए, आद्या को आराम की जरूरत है। रात का वक्त, आज समर्थ को नींद नहीं आ रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसे आद्या के पास सोने की आदत हो गई थी। पर जाया जी ने आद्या को दूसरे कमरे में रखा था। उन्होंने कहा था, जब तक दोनों की शादी नहीं होती तब तक दोनों अलग कमरे में रहेंगे। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आती तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। वो अब आद्या के कमरे में जाता है। आद्या के कमरे का दरवाजा खुला था, इस वजह से समर्थ आसानी से अंदर चला जाता है। वो दरवाजा बंद कर पीछे मुड़कर देखता है तो बेड पर आद्या नहीं थी। समर्थ खुद से कहता है, ये कहाँ है? तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है, जहां आद्या दोनों हाथों को पकड़कर खड़ी, ठंडी हवा महसूस कर रही थी। समर्थ उसके पास जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। वो अपना चेहरा उसके कंधे पर रख कहता है, कितनी बार कहा है आपको ऐसे ठंड में मत खड़ी रहिए, पर आप हमारी सुनती क्यों नहीं? वैसे आप अभी तक सोई क्यों नहीं? आप अभी भी कमज़ोर है, आपको आराम करना चाहिए। इस पर आद्या अपने दोनों हाथ उसके हाथों पर रख देती है। समर्थ के हाथ आद्या के पेट पर थे। फिर वो समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, हमें नींद नहीं आ रही थी, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मासा ने आपको यहाँ देख लिया तो? समर्थ अपना गाल आद्या के गाल से लगाकर कहता है, हमें आपके बिना उस कमरे अच्छा नहीं लग रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। अंदर चलिए, यहाँ बहुत ठंड है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। उसकी बात सुनकर समर्थ उसे छोड़ देता है और अंदर कमरे में चला जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या कुछ समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद समर्थ वापस आता है और आद्या को बाहों में उठाकर वहीं बने झूले पर बैठ जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या अभी भी उसकी बाहों में थी। समर्थ अब अपने साथ लाई शॉल से खुद को और आद्या को ढक देता है। आद्या अपना सर उसके सीने पर रख देती है। उसने भी आद्या को अपनी बाहों में समेट लिया था। आद्या एकटक बस आसमान में फैली चांदनी को देख रही थी और समर्थ की धड़कनें महसूस कर रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा है। समर्थ धीरे आद्या के से बालों को चूमता है और कहता है, आद्या, आद्या बस हम कहती हैं। समर्थ आगे कहता है, आप आश्रम कैसे पहुंची? समर्थ का सवाल सुनकर आद्या उसकी तरफ देखने लगती है। अब उसकी आंखों के आगे 15 साल पहले की वो रात आने लगती है। चैप्टर 80, आद्या की जान को खतरा, फ्लैशबैक। समर्थ ये पूछने पर कि आप आश्रम कैसे पहुंची? समर्थ का सवाल सुनकर आद्या उसकी तरफ देखने लगती है। अब उसकी आंखों के आगे 15 साल पहले की वो रात आने लगती है। उसे वो रात याद आने लगती है, जिसकी वजह से उसने अपनी दाई माँ और अपने भाई को खोया था। उसके आंखों के सामने उसका जलता घर दिखाई देता है। वो कसकर समर्थ का शर्ट पकड़ लेती है। समर्थ को जब अपने शर्ट पर आद्या की पकड़ महसूस होती है तो वो उसे और कसकर बाहों में ले लेता है। समर्थ फिर से कोशिश करते हुए फिर से कहता है, आद्या आप आश्रम कैसे पहुंची? कौन आपको मारना चाहता है? आपका भाई श्लोक कहाँ है? आपकी दाई माँ? समर्थ का सवाल सुनकर अभी तक शांत बैठी आद्या आंखों में आंसू लिए कहती हैं, उन लोगों ने दाई माँ को मार दिया। उन्होंने दाई माँ को मार दिया। समर्थ समर्थ उसका सर सहलाने लगता है और कहता है, कौन? किसने मारा दाई माँ को? कौन आपको मारना चाहता है? हमें नहीं पता कौन है वो। आप जब लंदन चले गए थे, उस दिन के बाद हम घर से बहुत कम बाहर जाते थे। दाई माँ हमेशा हमें सबसे दूर रखती थी। शोक भाई साहब भी हमें बाहर जाने नहीं देते थे। हमें ना बाहर जाने की इजाज़त थी और ना ही किसी अनजान से बात करने की। हम हमेशा सवाल करते तो दाई माँ कहती, समय आने पर सब बता देंगे राजकुमारी। ऐसे ही एक दिन रात को उसी दीवार के पास बैठ चांद को देख रहे थे। तभी हमारे पास दाई माँ और श्लोक भाई साहब भागते हुए हमारे पास आए। और फ्लैशबैक 15 साल पहले, आद्या दीवार से टिक कर बैठी थी। उसके हाथ में उसकी डायरी और उसका कंगन था। वो चांद को देखकर समर्थ को याद कर रही थी। तभी उसके पास उसकी दाई माँ यानी सावित्री जी और उसका भाई श्लोक दौड़ते हुए आता है।
सावित्री जी उसके हाथ में उसका बग देकर कहती हैं, राजकुमारी आप अभी अपने भाई सा के साथ यहाँ से जा रही है। ये लीजिए आपका बग, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए। श्लोक आप राजकुमारी को अकेले कभी मत छोड़ना, हमेशा उनके साथ रहना, आज से ये आपकी जिम्मेदारी है। कहकर सावित्री जी आद्या का हाथ श्लोक के हाथ में दे देती है। श्लोक आद्या से बस 1 साल बड़ा था। वो नम आंखों से सावित्री जी को गले लगाकर कहता है, माँ आप फिर मिलेंगी ना, मैं राजकुमारी को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी। सावित्री जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। श्लोक की बात सुनकर वो श्लोक का माथा चूमकर कहती हैं, अपना और राजकुमारी का ख्याल रखना। तभी आद्या रोते हुए कहती हैं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दाई माँ आप भी हमारे साथ चले। नहीं राजकुमारी, हम नहीं आ सकते, सावित्री कहती हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है और जल्दी से आद्या और श्लोक को पीछे के दरवाजे से भेज देती है। आद्या और श्लोक उस दीवार के पीछे थे। तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है, वो लड़की कहाँ है। सावित्री जी गुस्से से कहती हैं, आप और आपका वो सरकार राजकुमारी तक कभी नहीं पहुंच सकते। हम मर जाएंगे पर उनके बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर तुम नहीं बता सकती तो मर जाओ। कहकर एक आदमी सावित्री जी पर गोली चला देता है। गोली सीधे उनके सीने के आर पार होती है, वो वहीं गिर जाती है। फिर वो आदमी कहता है, आग लगा दो इस घर को, कोई बचना नहीं चाहिए। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो आदमी फ़ोन उठाकर कहता है, जी सरकार वो सावित्री मिली थी, पर उसने पहले ही उस लड़की को यहाँ से भगा चुकी है। हमने उसे मार दिया है, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। जी सरकार, कहकर फ़ोन काट देता है। फिर तेजी से घर से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो घर आग की लपटों में आ गया था। दीवार की होल से देख रही आद्या तेजी से चिल्लाती है, दाई माँ। तभी श्लोक उसे पकड़कर कहता है, राजकुमारी चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं भाई सा, हम दाई माँ को छोड़कर नहीं जाएंगे। आद्या रोते हुए कहती हैं, राजकुमारी चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। ... पर एक आदमी को उन दोनों को वहां देख लिया और वो आदमी उनके पीछे दौड़ पड़े। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ दूर जाने पर श्लोक को पता चला गया था, उनके पीछे आदमी पड़े हैं। ... इसलिए वो आद्या को लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल के बीच में आ गए थे। तभी उनके पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। श्लोक एक बार फिर आद्या का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा, पर आद्या अब बहुत थक गई थी, इसलिए वो दौड़ नहीं पा रही थी। उन पर खतरा बढ़ गया था। भागते भागते आद्या का हाथ श्लोक के हाथों से छूट जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अंधेरा बहुत था। जब तक श्लोक को एहसास होता, तब तक वो थोड़ा दूर आ चुका था। वहीं आद्या का सर एक बड़े पत्थर पर जा लगा था। श्लोक जब वहां पहुंचा तब तक वहां से आद्या जा चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। जब हमें होश आया तो हम आश्रम में थे। हमें कुछ याद नहीं था, बस हमारे पास हमारी वो डायरी और हमारा कंगन था। हमने बहुत बार आश्रम से बाहर जाने की कोशिश की पर हम नहीं जा पाते। दादा सा हमेशा हमसे मिलने आते, पर वो भी हमें कुछ नहीं बताते थे। समर्थ हमें बचाते हुए दाई माँ। कहकर आद्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं। समर्थ उसके आंसू पोंछते हुए ना में सर हिला देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न स्टोरी ऑफ लव एंड हेट।